प्रिय विद्यार्थियों, मैं यशपाल वर्मा। आज मैं हिंदी विषय के लिए का जो टॉपिक है आपके लिए वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं और इन्होंने किस प्रकार से अपने दो प्रकार से देश में बहुत कुछ करने का काम किया है। एक तो अपनी लेखनी के माध्यम से और दूसरा ये क्रांतिकारी भी रहे हैं। मैं बात करता हूँ इनके जीवन परिचय की। जी हाँ, इनके जीवन परिचय को समझने के लिए सबसे पहले एक हम खाका तैयार कर लेते हैं जिससे कि इनका जो जीवन परिचय है वो लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बताना चाहूँगा, गौर करें। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनके जीवन पर थोड़ी सी हम जो है थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, आपको बताना चाहेंगे, फिर मैं आता हूँ अपने पॉइंट पर। ये नवीन शैली को, इन्होंने गद्य को जो नवीन शैली प्रदान की है, इन्होंने ये जो मानवीय मूल्यों को नायक माने जाते हैं। इनका जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में हुआ था और इनके जो पिताजी थे पंडित रमादत्त मिश्र। पंडित रमादत्त मिश्र जी एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनकी माताजी जो थी, माताजी और पिताजी के संबंध में उन्होंने अपने एक संस्मरण, मेरे पिताजी नाम का एक संस्मरण लिखा है। उसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि मेरे पिताजी जहाँ पर दूध और मिश्री थे वहीं मेरी माताजी लाल मिर्च थी। अर्थात उनकी माताजी का जो स्वभाव था वो कर्कश था। इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी, आरंभिक शिक्षा जो थी वो विधिवत नहीं हो पाई। अगर इन्होंने ज़्यादातर जो अपनी शिक्षा ग्रहण की वो अपने घर पर की। उसके बाद यह खुर्जा के विद्यालय में संस्कृत पढ़ने के लिए गए। इनकी पढ़ाई चल ही रही थी तब तक मौलाना आसफ अली, मौलाना जो आसफ अली थे वो राष्ट्रीय नेता थे उस समय, और उनका आवाहन हुआ और उन्होंने भाषणों को सुना। उनके भाषणों को सुनकर इन्होंने अपने जो है परीक्षा तक छोड़ दी और ये जेल चले गए। ये 1930 से लेकर 1932 तक जेल में रहे तथा 1942 में भी इनको जेल जाना पड़ा। इसके पश्चात इन्होंने पत्रकारिता को भी अपना जो है हथियार बनाया और पत्रकारिता के माध्यम से इन्होंने रेखाचित्र, लघु कथा, संस्मरण, ललित निबंध, रिपोर्टाज और संपादन, इन क्षेत्रों में भी अपना लोहा मनवाया। तो ये इनका जीवन परिचय है। मैं क्या करता हूँ, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा लिख लेता हूँ जिससे आपको याद करने में सरलता हो जाए। जन्मकाल इनका 29 मई 1906 ईस्वी। 29 मई 1906 ईस्वी। जन्मस्थान देवबंद सहारनपुर। जन्मकाल इनका देवबंद सहारनपुर। इनके पिताजी श्री पंडित रमादत्त मिश्र। रमादत्त मिश्र जी। मैं बात करता हूँ, इसके बाद इनको एक पुरस्कार मिला, उसका भी जिक्र इसमें हम कर लेते हैं।
पद्मश्री से इनको नवाजा गया। इनके पत्रकारिता में इनका जो स्थान था उस स्थान को देखते हुए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इनका जो लेखन युग है, इसके पश्चात हम लिख लेते हैं इसका लेखन युग। लेखन युग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है कि इनका जो लेखन युग है वो क्या है। तो ये शुक्लोत्तर युग के हैं। इनका लेखन युग है शुक्लोत्तर युग। और अब अगर हम बात कर लें इनके संपादन की, इन्होंने क्या क्या संपादित किया। संपादन, तो आपको बता दूं, नया जीवन, कामा, विकास, और ज्ञानोदय। ज्ञानोदय, नया जीवन, विकास और ज्ञानोदय, इन पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया। आपको बताना चाहूँगा कि कहीं कहीं पर नया जीवन के स्थान पर नवजीवन भी लिखा होता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बात करता हूँ मैं इनकी जो रचनाएं हैं। तो अगर ये हो गया है तो इसमें यह क्लियर हो गया कि अगर आपको जीवन परिचय लिखना होता है तो हम इन चीज़ों को जोड़कर इसको पूरा हम क्लियर कर देंगे, कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इनके हम बता दें, एक अगर और जोड़ लें, किन किन विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया। विधा, अगर हम विधाओं की बात कर लें तो इन्होंने, मैंने आपको पहले बता रखा है, रेखा चित्र, कामा, संस्मरण, रेखा चित्र, संस्मरण, लघु कथा, लघु कथा जिन्हें हम कहानी कहते हैं, लघु कथा, रिपोर्टाज, ललित निबंध, रिपोर्टाज और ललित निबंध। ये इनकी विधाएं रही हैं। इन विधाओं में इन्होंने जो है लेखन कार्य किया है। अब मैं बात करता हूं कि अगर आगे आप चाहोगे तो इसमें रचनाएं लिखनी हैं। रचनाओं के लिए ध्यान देना है कि ऐसे तो अक्सर पुस्तकों में ये होता है कि एक साथ में टोटल रचनाएं लिख दी जाती हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम इन विधाओं को डालकर ही उनकी रचनाओं का नाम लिखेंगे। क्योंकि अगर ये विधाएं डाल लेते हैं ना तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे कभी कभी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि कोई रचना इनकी दी गई है, उससे विधा पूछ ली जाती है। तो उसमें कोई आपको अगर वो विधा पूछता है पेपर बनाने वाला तो आपको उसमें कोई दुविधा नहीं होती है। बात करता हूँ, गौर करें इनकी जो रचनाएं हैं। हम हेडिंग डाल लेंगे, जीवन परिचय लिखना चाहेंगे तो जीवन परिचय लिखने के बाद फिर हम इनकी जो है रचनाएं, अब एक लाइन में हम लिख सकते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे हम यहाँ से क्रम उठा लेंगे, रेखा चित्र, हेडिंग डाल लेंगे, रेखा चित्र। रेखा चित्र के माध्यम से इन्होंने जो रचनाएं की हैं इस विधा के अंतर्गत वो कौन कौन से हैं। तो नई पीढ़ी के विचार, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना और भूले बिसरे चेहरे। जी हाँ, इनको लिख लेते हैं, नई पीढ़ी के विचार। नई पीढ़ी के विचार। दूसरा लिख देते हैं जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना,
माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना, और जो है भूले बिसरे चेहरे। ये इनके रेखा चित्र हैं। इसके बाद हम लिखते हैं संस्मरण। संस्मरण विधा के अंतर्गत मैंने आपको पहले जिक्र किया था मेरे पिताजी, इनका एक प्यारा सा संस्मरण है मेरे पिताजी, वो लिख लेंगे। और दूसरा है दीप जले शंख बजे। मेरे पिताजी, दूसरा है दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे। फिर इसके बाद इनकी हम लघु कथाएं लिख लेते हैं, जिनको हम कहानी बोलते हैं। ध्यान रखना है लघु कथाएं। जी हाँ, लघु कथाएं इनको हम बोलते हैं कथा साहित्य के अंतर्गत भी कुछ लोग कह देते हैं, कहानी होती हैं। इनमें जो हम लिखते हैं वो हैं इनकी दो प्रमुख कथा साहित्य हैं, धरती के फूल और आकाश के तारे। धरती के फूल और आकाश के तारे। धरती के फूल, आकाश के तारे, ये तो इनके जो है लघुकथा हो गए। अब मैं बात करता हूँ इनका जो संस्मरण है। संस्मरण लिख चुका हूँ, ये हो गया आपका रेखाचित्र, संस्मरण, लघुकथा, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज विधा की इनकी रचना। रिपोर्टाज जैसा कि आपके चैप्टर में दिया गया है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। रॉबर्ट नर्सिंग होम में लिखने में गलती ना हो, कुछ लोग इसको रॉबर्ट नर्सिंग होम कर देते हैं, तो आपका जो शीर्षक है वो गड़बड़ हो जाता है, गौर करें। इसके बाद इनका बचता है ललित निबंध। तो इनके जो ललित निबंध हैं वो है क्षण बोले कण मुस्काए और बाजे पायलिया के घुंघरू। ललित निबंध, क्षण बोले कण मुस्काए। क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। बाजे पायलिया के घुंघरू। बाजे पायलिया के घुंघरू, गौर करें, बाजे पायलिया के घुंघरू। ये तो इनकी रचनाएं लिखी रही। और इसके बाद संपादन की बात होती है तो हेडिंग हम डाल देंगे संपादन। और संपादन में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने नया जीवन, विकास और ज्ञानोदय नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। अब बात हम करते हैं इनका, अगर साहित्यिक परिचय हमको जानना हो, संक्षिप्त जीवन परिचय आपका हो गया। अगर आप इसको जो है लिखना चाहो तो इसको माध्यम बना के लिख सकते हैं कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में हुआ था। इनके पिताजी श्री रमादत्त मिश्र जी थे, जो एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। उसके बाद इनकी रचनाओं पर इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये शुक्लोत्तर युग के लेखक थे और इन्होंने नया जीवन, विकास और ज्ञानोदय नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। और इनका जो लेखन कार्य रहा, रेखाचित्र, संस्मरण, लघुकथा, रिपोर्टाज और ललित निबंध जो है, इन विधाओं का इन्होंने
इन विधाओं पर इन्होंने अपना लेखन कार्य किया। और बीच में अगर हम ये तो इनका हो जाएगा, और फिर इनकी मृत्यु, जो अभी हमने नहीं डाली है, तो मृत्यु आपको लिखनी है। मृत्यु इनकी हुई थी मृत्यु इनकी हुई है 9 मई 1995, 9 मई 1995 ईस्वी में। माँ भारती का ये लाल 9 मई 1995 ईस्वी को इस संसार को अलविदा कह गया। इसके बाद अगर हम इनका लिखना चाहे साहित्यिक परिचय, तो साहित्यिक परिचय में हम लिख सकते हैं कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने रेखा चित्र, संस्मरण, लघुकथा, रिपोर्टाज और ललित निबंध पर इन्होंने अपना लेखन कार्य किया। ललित निबंध पर इन्होंने अपना लेखन कार्य किया। इसके पश्चात इनकी जो रचनाओं में जो कलात्मकता है, चित्रात्मकता है और संस्मरणता को भी इन्होंने प्रमुखता प्राप्त की है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इन्होंने अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे, और रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी जो है अविस्मरणीय हैं। बात करता हूं इसके पश्चात इनका जो चैप्टर आता है, और चैप्टर जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनका जो चैप्टर है रिपोर्टाज विधा का रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह जो इनका शीर्षक है आपकी पुस्तक में दिया गया, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये किस विधा का है। कभी कभी एक नंबर में ये पूछ लिया जाता है इनका किस विधा का है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इनकी जो भाषा शैली है, कभी कभी भाषा शैली, लेकिन अधिकतर जो सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं उनसे केवल साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, और जो साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए इसमें जो है वो जीवन परिचय पूछा जाता है। जीवन परिचय और रचनाएं, इसी के माध्यम से मैंने बताया कि आपको मैंने साहित्यिक परिचय भी बताया है। केवल 80 शब्दों में लिखना होता है, इसलिए इसको ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप समझ लें कि इनकी जो भाषा रही है, मैं आपको बता दूं इनकी जो भाषा वो तत्सम प्रधान है, और शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली का उन्होंने प्रयोग किया है। सामाजिक और स्पष्टता, सरलता, सुबोधता इनकी जो है लेखन शैली इनकी जो भाषा में दिखाई देती है। पाठक सहज प्रवाह के साथ उनके द्वारा लिखे गए लेखों का आनंद ले सकते हैं या आनंद लेते हैं। ये तो इनकी प्रमुख रूप से रही भाषा की इनकी सजीवता, गतिशीलता, व्यवहारिकता और बनाने में बहुत ही सफल रहे प्रभाकर जी। आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपने लेखन में भाषाओं के शब्दों का प्रयोग बहुत ही समुचित ढंग से किया है। मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग से प्रभाकर जी को भाषा में अभिव्यक्ति का सौंदर्य जो है, अभिव्यंजना की जो है का जो सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। अनेक स्थलों पर अलंकारिक भाषा ने कविता जैसा सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। गौर करिए, ये गद्य लिखते थे, लेकिन इनका जो लेखन है उसमें जो इनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्द हैं, इस प्रकार से अलंकारिक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है कि कहीं कहीं पर इनके द्वारा लिखा गया जो लेख है वो गद्य न लग करके पद्य जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रभाकर जी ने कविताएं ही लिख डाली हो। मैं बात करता हूँ इनका जो चैप्टर है, उस चैप्टर के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जो बताने का प्रयास किया है, 3 महिलाओं का जिक्र किया है उन्होंने अपने उस लेख में। एक तो है मदर मार्गरेट, जो एक बूढ़ी महिला है। दूसरी जो है वो है मदर टेरेसा, और ये अधेड़ उम्र की महिला है। और जो अगला नाम आता है वो आता है क्रिस्ट हेल्ड का। बड़ी अजीब बात है, तीनों को दिखा करके लेखक ने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम और आप आपसी मतभेद में उलझे रहते हैं, कहीं पर धार्मिक, कहीं पर सामाजिक और कहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन इसमें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, जहाँ पर उन्होंने क्रिस्ट हेल्ड को दिखाया है। आप जानते हो क्रिस्ट हेल्ड और मदर टेरेसा
अलग अलग देशों की पुत्री थी। जहाँ पर मदर टेरेसा फ्रांस से आती हैं तो वहाँ पर क्रिस्टहेल्ड जर्मनी से हैं। आपको पता होगा कि हिटलर ने अपने युद्ध के दौरान फ्रांस को रौंद कर रख दिया था, लेकिन ये दो महिलाएं अलग अलग उन्हीं देशों से हैं, देख लिया जाए तो शत्रु देशों से हैं। इसके बावजूद भी उनका जो कार्य है, कैसे वो असहाय रोगियों की सेवा में लगी हुई हैं, उनको उनका जो कर्म है उनको सब कुछ भुलाए है। ना वो किसी देश अपने देश को याद रखती हैं, ना अपनी शत्रुता को, और एक भाव से वो सेवा करती हैं। और पूछे जाने पर जब लेखक महोदय उनसे पूछता है तो उनके जो जवाब होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर भारतवर्ष में क्या है कि अगर एक भी व्यक्ति के घर में उसके पिताजी किसी पोस्ट पर हो जाए, छोटी से छोटी पोस्ट पर, तो होता क्या है कि छोटी छोटी पोस्ट पर होने के बावजूद भी उसमें कुछ नहीं होने वाला है। मतलब यह है कि उनके अंदर अहम भाव जागृत हो जाता है। अहम भाव जागृत होकर के वो जो हैं, अहम भाव जागृत होने के पश्चात उनको लगता ही नहीं है कि मुझे करना क्या, वो अपने कर्म से विरक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये जो बताने का काम किया गया है, ये बताया गया है कि जहाँ पर क्रिस्टहेल्ड जो है एक सुंदर युवती है, लेखक ने जो उसके लिए प्रयोग किया है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से वो इतनी सुंदर है कि प्रकृति ने दूध में चांदनी को घोल के उसका निर्माण किया। इतनी वो सुंदर लेडी है, इतनी सुंदर वो महिला है। और उसके पिताजी जर्मनी के एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, और लेकिन आज उसने 5 साल का सेवा का व्रत लिया है। इसी बात को बताया है। आपको बताता हूँ कि गद्य के माध्यम से अब जो नया पैटर्न है, वो जो गद्य के माध्यम से मैं आपको बता दूं, जो नया चैप्टर है इसमें क्या है, पैराग्राफ होगा, और पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। पैराग्राफ जो होता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया। अब आप गौर करना है ये कि आपको ध्यान रखना है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया ये रॉबर्ट नर्सिंग होम, इस माध्यम से क्या बताने का प्रयास है। मतलब उन्होंने सब कुछ त्याग करके अपने कर्म को अपना माध्यम बनाने का प्रयास किया कि जीवन को कर्म की ओर अग्रसित करें, ये बताने का प्रयास है उनका। मैं बात कर रहा था कि 5 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि जो दिया गया पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में या गद्यांश में का राइटर कौन है, उसका लेखक कौन है, और उस शीर्षक का नाम क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगला होता है एक सेंटेंस को अंडरलाइन किया गया होता है, और उस अंडरलाइन किए गए जो सेंटेंस होते हैं उसकी आपको व्याख्या करनी होती है। उस अंडरलाइन किया गया जो शीर्षक है उसकी आपको व्याख्या करनी होती है। और जो 3 और क्वेश्चन होते हैं वो पैराग्राफ के आधार पर निश्चित होते हैं, उन्हीं से खोज कर आपको उसका उत्तर देना होता है। एक बात और आप समझ लीजिए कि आपने इस चैप्टर में क्या सीखा है, क्या जाना है। इस बात को आप अब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस चैप्टर के माध्यम से आपने क्या जानने का प्रयास किया है, कौन सी उत्सुकता आपके अंदर अभी बची शेष है। तो मैं आपकी उस उत्सुकता को दूर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में इसका सैल्यूशन दूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो दिया गया है ये आपके हित के लिए है। आप इसको देखें, एक बार नहीं कई बार देखेंगे तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसमें कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट और संदेह नहीं है। आगे की अगर मैं बात कर लूं तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके पैराग्राफ के क्वेश्चन बना करके और उसको सॉल्व करें। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।